लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुयश और मेरे को होस्ट मिस्टर सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आपने न्यूज पर देखा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है और इस फैसले को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करा गया सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनल्स के द्वारा। यह शो हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में इस फैसले को बहुत ही गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा गया है। इसमें जो नहीं भी कहा गया है वो सारी चीजें भी कई न्यूज चैनल्स के द्वारा कही गई हैं। सो जस्ट टू ब्रिंग क्लैरिटी सो दैट आप सही चीज जाने, आप कोर्ट के ऑर्डर्स को कैसे एक्चुअली में पढ़ा जाता है ये आप समझें, इसीलिए हम यह शो बनाए हैं। तो सुयश, आगे बढ़ने से पहले हम इस ऑर्डर और उसके पहले की जजमेंट का बैकग्राउंड जरा दर्शकों को बता दें। इस केस में हुआ ऐसा था कि राहुल गांधी पे इल्जाम लगा कि उन्होंने एक समुदाय के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जो डिफेमेटरी है, जो सेक्शन 499 में कवर होता है। और इस पे ट्रायल कोर्ट में गुजरात में इनको कन्विक्शन हो गया और 2 साल की मैक्सिमम सजा जो होती है वो इनको डिफॉल्ट में दे दी गई। उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट भी गए, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बेल जरूर मिली परंतु और कन्विक्शन पे राहत नहीं मिली, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग पे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पे आए हैं उस आदेश पे रोक लगवाने के लिए। और रोक लगवाने का प्रमुख कारण और उसका इंपॉर्टेंस ये है कि 2 साल की सजा मिलते ही किसी भी सांसद या किसी भी चुने हुए नेता की सांसदीय चली जाती है। और इसके लिए ये स्टे लेने सुप्रीम कोर्ट में आए कि इस जजमेंट पे स्टे दे दी जाए जब तक कि इनकी अपील पे कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तो यही इस इंटरिम ऑर्डर में हुआ है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो गई, जो 4 अगस्त 2023 को आया है। सुयश, आगे आप बता सकते हैं। अब हम आपको इस केस के 4 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे एंड मोस्ट लाइकली आपको पता भी शायद ना हो। सो पहला पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट अ जजमेंट, इट इज एन ऑर्डर। ये एक अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सजा खत्म हो गई है। इस सिंपल से आदेश का केवल इतना मतलब है कि जब तक इनकी अपीलें डिसाइड नहीं हो जाती तब तक इनको जो सजा मिली है उस पर रोक लगी रहेगी। एंड में यह भी देख रहा था कि बहुत सारे न्यूज चैनल इसको ऐसे बता रहे हैं जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का आज तक का सबसे महत्वपूर्ण आदेश हो। मैं इस तरीके की रिपोर्टिंग से और इस तरीके की टिप्पणियों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यह एक बहुत छोटा सा ऑर्डर है और इस तरीके के 50 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट डेली पास करती है। 50 भी मैं कम बोल रहा हूं, 100, 200, 300 ऑर्डर्स इस तरीके के डेली पास होते हैं। दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। ये तो बहुत ही रूटीन काम था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनके सामने मैटर लिस्ट हुआ एक कन्विक्शन को लेके और उस कन्विक्शन को उन्होंने स्टे कर दिया। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कानूनी दृष्टि से तो कम से कम ये ऐतिहासिक फैसला नहीं है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से हो सकता हो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हो। चूंकि मैं एक राजनीतिक एक्सपर्ट नहीं हूं इसीलिए मैं इसकी राजनीतिक इंपॉर्टेंस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचूंगा, बट लीगली ये बहुत ही रूटीन ऑर्डर है। सौरभ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जी सुयश, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आदेश जो है इसको एक दूसरा वकील ले जाके किसी दूसरे कोर्ट तक में नहीं दिखा सकता कि ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो हमें भी इस तरह का कुछ रिलीफ दिया जाए। तो इसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है, इसकी प्रेसिडेंस में भी बहुत लिमिटेड वैल्यू होती है। इनफैक्ट सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कही है, दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम ऑब्जर्विंग एनीथिंग अबाउट द said arguments in as much as it may adversely affect the rights of the either of the parties. करेक्ट, ये आदेश दिया गया है कन्विक्शन की जजमेंट और इम्प्रिजनमेंट को रोकने के लिए दिया गया है। और अपील में जब इसकी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट भी इस जजमेंट में एक शब्द से भी बाध्य नहीं है, सिर्फ इसके कि उनको जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल। एंड आजकल मैं देख रहा हूं सौरभ की न्यूज चैनल्स और खासकर सोशल मीडिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो इस तरीके का इंप्रेशन देते हैं जैसे जुडिशियरी सरकार से दब गई हो
और इस तरीके की बातें कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए अपोजिशन सरकार से दब रही है, आम आदमी सरकार से दब रहा है, जुडिशियरी भी सरकार से दब रही है। मैं इस तरीके की टिप्पणी से अगेन बहुत असहमत हूं, क्योंकि जुडिशियरी को कोई नहीं दबा सकता है। जुडिशियरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इनफैक्ट मैं तो ऑपोजिट बोलूंगा, जुडिशियरी जिस दिन चाहे सरकार हो चाहे पार्लियामेंट हो, उनके विरुद्ध कोई भी आदेश पास कर सकती है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रकार से पार्लियामेंट या सरकार इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपका क्या सोचना है इस पे? जी, मेरा भी यही सोचना है। सरकार कभी भी रहती है तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा केसेस सरकार के खिलाफ ही होते हैं, और डेली के बेसिस पे सैकड़ों ऑर्डर सरकार के खिलाफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बहुत गलत अवधारणा है लोगों के बीच में कि सरकार के से दब के कोर्ट कुछ काम कर रही है। कोर्ट को वैसा कुछ नहीं करना हो तो कोर्ट के सामने दो पार्टियां आती है, वो सुनती है, फैसला देती है। अब वो उन दो में सरकार इतनी ज़्यादा है कि एक प्रोबेबिलिटी और आप मैथमेटिक्स के रूप में देखेंगे तो भी उसमें उनको कई बार हारना पड़ेगा, कई बार जीतना पड़ेगा। और हम जो है हम एक दो फैसलों पे अपना दिल लगा लेते हैं, और उसके बाद जो फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है, हम जो सोचते हैं हमारे फेवर में आना चाहिए, खिलाफ आ जाता है तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं कि कोर्ट दब गई है, कोर्ट बिक गई है। ये सब सोच सही नहीं है। बिल्कुल। एंड एक दो किस्सों को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आ भी गया, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जुडिशियरी पे प्रेशर हो या पूरी जुडिशियरी उसी तरीके से काम कर रही हो। जी हाँ, ये बहुत सही बात आपने कही। ये मैंने जो कहा उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे जुडिशरी में कोई करप्शन नहीं है। हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, और ऑर्गन ऑफ स्टेट आई थिंक बोलना बेहतर होगा। हाँ, सॉरी आपने सही कहा। ये भी एक ऑर्गन ऑफ स्टेट है, और इसका भी एक अलग ढांचा है, बहुत काफी बड़ा ही है, इतना छोटा नहीं है। और उसमें भी हमारे तरह के ही लोग हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हमारी सोसाइटी से निकलते हैं, वह जजेस भी हमारी सोसाइटी से ही निकलते हैं, उनके नीचे जो स्टाफ काम करते हैं हमारी सोसाइटी से निकलते हैं, और इतने बड़े बड़े स्टेक्स होते हैं। तो ये भी कह देना बहुत नादानी होगी कि वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है। करप्शन हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर आप कहना चाहें कि वो पूरी ही करप्ट है और हर फैसला ही उस तरह से होता है, तो ऐसे नहीं चलता है। कोर्ट में उनको फैसले देने होते हैं, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा लिखना ऑर्डर। बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर। इस केस में आपने देखा होगा कि जब हियरिंग चल रही थी इस मैटर की, उसी समय से मीडिया चैनल्स और न्यूज आउटलेट्स बताना चालू कर दिए थे कि इसके वकील ने यह कहा, जज साहब ने यह कहा, फिर ऑपोजिट वकील ने यह कहा, उसके जवाब में यह कहा गया। तो मुझे लगता है ये रिपोर्टिंग बहुत गलत तरीके से करी जाती है। इवन दो लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह आजकल आने लगी है, स्टिल इसको नीचे लेके जो कैप्शंस चलाते हैं न्यूज चैनल्स, या जिस तरीके से वो अपनी कमेंट्री करते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाली रहती है। एंड 99% ऑफ द टाइम्स वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करती है कोर्ट के जजमेंट को। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इस जजमेंट में एक न्यूज चैनल में मैं देख रहा था कि राहुल गांधी की जीत हो गई। सो इस तरीके के कैप्शन चलाना या इस तरीके की टिप्पणियां करना मुझे लगता है एकदम गलत है। अगर जज एक लाइन पिटिशनर के या एपेलेंट के फेवर में बोल दे रहा है ओरली, इसका यह मतलब नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। जज तो वकील के साथ एक कॉन्वर्सेशन करता है, जानने की कोशिश करता है कि उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, सामने वाले के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, केस के क्या फैक्ट्स हैं, एंड देन वो अपना माइंड अप्लाई करके इस पे अपना ऑर्डर या जजमेंट पास करता है। इस पे क्या कहना है सौरभ आपका? इसके बारे में मेरा यही सोचना है, मैं बहुत हीन भावना से देखता हूँ वैसी रिपोर्टिंग को, क्योंकि वो रिपोर्टिंग किसी काम की नहीं रहती। वो ना रिकॉर्ड पे आती है कभी, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, और एक बार जब ऑर्डर आ जाती है उसके बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और लेकिन लोगों के मन में वो भावनाएं, और कई बार एक्सट्रीम लेवल की भावनाएं उसके कारण पैदा कर दी जाती हैं, और लोग तरह तरह से जजों को देखने लग जाते हैं कि ये जज ऐसा है, वो जज वैसा है। और इसके लिए आप उन रीडर्स को उतना ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बोलेंगे। ये बात भी सच है कि वो जज ने ये शब्द कहे हैं, उसको किस रूप में पेश करती है वो न्यूज़ चैनल या ये जो छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं आजकल। और इसमें मैं थोड़ा सा जुडिशरी को भी ब्लेम करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इनकरेज कर रखा है, जो कि मैं तो कहूँगा कई बार वो कंटेम्प्ट के बॉर्डर पे भी जाती हैं।
परंतु ये देखिए, आज के हल्के जमाने में और आज की हल्की दुनिया में मुझे लगता है कंटेम्प्ट की भी जो परिभाषा है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। आजकल कोर्ट्स का भी आप देखिए, टॉलरेंस लेवल तो काफी इंक्रीज हो गया है। वो उनको भी पता है कि अगर वो हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगेंगे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट मैटर्स ही बचेंगे। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे कंटेम्प्ट लेना चाहिए, लेकिन वो इनकरेज, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इनकरेज करने में उन लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग जो करना चालू कर दी है। इनको नहीं पता कौन कब क्या बैठ रहा है और किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। वो सही परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है क्या उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। लोग बहुत ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। और हम तो कई बार सुनते कोर्ट में इतनी भीड़ रहती है कि इंटर्न्स को भी थोड़ा डिस्करेज किया जाता है वहाँ पहुँचने से, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। और रिपोर्टिंग के नाम पे चूंकि इस पे बहुत क्लिक्स मिलते हैं तो, और पब्लिसिटी भी मिलती है, पता नहीं जजों को ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, परंतु कोर्ट का मेन जो मकसद है वो उस पे उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड पॉइंट, जो कि है मैक्सिमम सेंटेंस के बारे में। आपको पता है कि राहुल गांधी को इस केस में 2 साल की सजा दी गई थी, जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है डेफेमेशन के ऑफेंस का। एंड इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो निचली अदालत है उसने 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट बिना किसी आधार के, ऐसा प्रतीत होता है, दे दिया है। क्योंकि क्या रीजन है उसका वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लियरली समझ में आया नहीं 2 साल की सजा देने का। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना बोला कि निचली अदालत ने केवल डांटा है राहुल गांधी को, एडमोनिश करा है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं दिया है। इस पे क्या कहना है सौरभ आपका? इस पे मेरा ये कहना है कि कोर्ट का ये कहना था कि आपने सिर्फ एक ही कारण दिया है, वो भी आधा अधूरा कारण दिया है कि एक बार इनको सुप्रीम कोर्ट से भी किसी केस में कुछ कहा गया था और ये कोर्ट ने मेंशन भी किया यहाँ पे। उसके अलावा आपने कोई कारण नहीं दिया कि इन्हें मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दी जाए, 2 साल की सज़ा क्यों दी जाए। और यही बहुत बड़ी वजह रही थी जिसकी वजह से इन्होंने ये कन्विक्शन और सेंटेंसिंग पे स्टेक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसे ऑफेंस ज़्यादा सीरियस होते जाते हैं, अब मर्डर का ऑफेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा ये सब डिस्कस किया जाता है, उस पर अलग जूरिस्प्रूडेंस है पूरा कि आपको क्या एक्सटेनुएटिंग। बिल्कुल। एंड आई थिंक बड़े ऑफेंसेस में तो फिर ऑर्डर्स भी बड़े रहते हैं उसमें, जैसा आप बता रहे हो, एविडेंस वगैरह भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करके उसको बताया जाता है और उसके आधार पर कोर्ट बेल या इस तरीके का ऑर्डर देती है। आई थिंक ये ध्यान देने योग्य है कि जो ऑफेंस राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया था वो नॉन कॉग्निजेबल था, कंपाउंडेबल था और बेलेबल ऑफेंस था। आई थिंक दिस इज अ बिग रीजन कि कोर्ट 2 साल की सजा से शायद थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई थी। 2 साल की सजा से मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसे में अगर आप थोड़ा भी ढंग से रिप्रेजेंटेशन अगर इसमें होता है लोअर कोर्ट में तो 2 साल की सजा देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आप इसमें 4-5 तरह की बहस कर सकते थे, जैसा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि अगर 1 दिन भी कम सजा होती तो इन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर एक्शन नहीं होता और इनकी सांसदी नहीं जाती। तो इसलिए कंसिडर करना, इस पे थोड़ा सा कोर्ट को ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट को। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने आरपी एक्ट की बात कही है, कि आरपी एक्ट में क्या हो रहा है, उनकी सांसदी जा रही है, नहीं जा रही है? कैन दिस बी कंसिडर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर स्टेइंग द कन्विक्शन? क्या ये सजा पे रोक लगाने के लिए आर्ग्यूमेंट ये देखा जा सकता है? एंड इसमें तो देखा ही गया है। अगर देखा जा सकता है तो कब देखा जा सकता है एंड क्यों देखा जा सकता है? तो मेरा ये कहना है कि ट्रायल कोर्ट का ये काम नहीं था कि अगर आपको 2 साल की सजा मिलेगी तो आपकी सांसदी चली जाएगी। ट्रायल कोर्ट को खुद से इस पे नहीं देखना था, परंतु सेंटेंसिंग पे भी एक बार कन्विक्शन होता है तो सेंटेंसिंग पे भी आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट किया था जिसको ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया है या डिस्कस नहीं किया है, तो मैं मानता हूं कि ये कन्विक्शन पे स्टे ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि हाई कोर्ट को ही दे देना चाहिए था। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने नोट करा इस जजमेंट में। इसमें राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ हिदायत दी बल्कि उनको एक तीखी चेतावनी भी दी है कि इस तरीके की आगे स्पीचेस करने से बचें। अगर वो कोई भी पब्लिक स्पीच दे रहे हैं तो उनको आत्मसंयम बरतना चाहिए। इस पे क्या कहना है सौरभ आपका? जी, मैं भी इन चीज़ों से, कोर्ट की इन प्रैक्टिसेस से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसका औचित्य क्या है? आप एक
पार्टी को कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उससे आपके ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ रहा है? ऑर्डर आपने दिया है स्टे का, ऑर्डर एक तरफ से आपने उनको इंटरम रिलीफ दी है, और उसके बाद ये कहने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो मंकी बैलेंसिंग टाइप की बात हो गई। बल्कि पैरा 8 पढ़ के तो ऐसा लग रहा है इस ऑर्डर का कि शायद राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। जी, वैसे इन्होंने नीचे में जरूर डिस्क्लेमर टाइप से दे दिया कि कोर्ट को जो इसकी अपील को सुने हाई कोर्ट, वो इनसे अफेक्ट ना हो। अब आपने लिखा है तो अफेक्ट हो ही सकते हैं, वो इसी को यूज करके कई अक्सर ऐसा होता है, कोर्ट लिख देती है देखिए, सुप्रीम ये कोर्ट तो की हमारी, ह्यूमन नेचर वाली बात कह रहे हो आपकी, अफेक्ट होते हैं क्योंकि हाँ, जब आपने लिखा क्यों, ये समझिए कि क्या ये कोर्ट का काम है ये सर्मनाइज करना? क्या ये कोर्ट का काम है? ना तो ये, अगर ये जजमेंट होती तो उसमें भी कुछ ओबाइटर डिक्टा लोग देखते हैं कि क्यों इस फैसले तक पहुंचे हैं। ये इंटरिम रिलीफ देते हुए, इंटरिम स्टे देते हुए आप इस स्टे तक पहुंचने के फैसले में ये कहाँ फिट बैठता है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की लाइन लिख भी दो कि हमारे आदेश से नीचे की अदालतें बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन ऐसा लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर आप जो भी लिखोगे उससे इन्फ्लुएंस तो होगी ही नीचे की अदालत, बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर, ये ऐसा होता ही है। जी बिल्कुल। अब आप इसमें से एक सेंटेंस भी उठा लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख ही दिया है कि ये गुड टेस्ट में नहीं है, इसी को अगर हाई कोर्ट अपने जजमेंट में लिख देती है कि जो राहुल गांधी ने कहा एक समुदाय के बारे में वो गुड टेस्ट में नहीं है, उसके ऊपर अपना जजमेंट अगर बिल्ड करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको काट पाएगी? आपने खुद ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट को अगेन फिर क्लैरिफिकेशंस इशू करने पड़ेंगे, अगेन अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। और सुयश, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक्स्ट्रा बातें लिख देते हैं, एक्स्ट्रा काम बहुत करते हैं, लेकिन अपना बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों से थोड़ी ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। और क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स सारी इनकी जजमेंट्स पढ़ते हैं और उसको अमल में लाते हैं, उसको उस पर डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर अपना नॉलेज बेस करते हैं। अब देखिए, इससे बेसिक क्या चीज़ हो सकती है? इसमें एक सेक्शन आपको तो बताना था जिसमें कन्विक्शन हुआ है। आपने कौन सा सेक्शन बताया? 499 में जाके पढ़ लीजिए क्या सजा मिलती है। बोल रहे 499 में 2 साल की सजा मिलती है। वो चार्जिंग सेक्शन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा क्रिमिनल लॉ का? चार्जिंग सेक्शन आपको सेक्शन 500 बोलना पड़ेगा। 302 में मर्डर की डेफिनेशन नहीं है, 302 में मर्डर की पनिशमेंट है, लेकिन हमेशा 302 में चार्ज होता है। बट आपको ये नहीं लगता सौरभ कि ऐसा अगर जजेस करने लगेंगे तो फिर उनको बहुत टाइम लगेगा ऑर्डर्स लिखवाने में, और जितनी पेंडेंसी है हमारे देश में वो कैसे लिखवा पाएंगे इतने डिटेल्ड ऑर्डर्स? कुछ नहीं करना था इनको, 499 की जगह 500 लिखना था बस। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इस्तेमाल सही जगह नहीं होते। तो यह थे वह 4 पॉइंट्स जो हम डिस्कस करना चाहते थे राहुल गांधी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेके। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की सांसदी कितनी जल्दी बहाल होती है, बिकॉज इसको लेके एक लक्षद्वीप के सांसद का केस था, अगर आप लोगों को ध्यान हो या किसी ने पढ़ा हो। इसमें केरल हाई कोर्ट का इसी प्रकार का जजमेंट था, जिसमें कॉन्विक्शन ऑर्डर था, जिसमें कॉन्विक्शन को स्टे कर दिया गया था। उसमें काफी समय लगाया था लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सांसदी को बहाल करने के लिए। इनफैक्ट उस तथाकथित सांसद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगानी पड़ी थी, जिसके बाद लोकसभा ने उसकी जो मेंबरशिप है उसको रिस्टोर करा था। इस पे क्या सोचते हैं आप सौरभ? अगर हमारे स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ काम नहीं करती हैं, अगर वो समन्वय में नहीं चलती हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। जहाँ जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कंटेस्टेड होता है उसमें वो कोशिश करेंगे कि देखिए सांसदी तो चली गई, अब वो कोर्ट ने तो आपकी पनिशमेंट को स्टे करने का ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने ये ऑर्डर तो दिया नहीं है कि आप आपकी सांसदी जो जा चुकी है उसको वापस ले आएं। क्या पता इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ और भी एक्ट कर रखा हो, ऐसा ये कहना चाहेंगे। परंतु अगर लक्षद्वीप वाले मामले में कोर्ट ने आदेश दिया होगा तो मेरे ख्याल से उसे फॉलो करना चाहिए, और बाकी लोग अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखते हुए इस चीज को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे या फिर रोक रोक के आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा तो मानना है पॉलिटिकली भी ये बेहतर होगा कि अब राहुल गांधी की सांसदी जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर दी जाए, वरना ये और बड़ा मुद्दा बनते जाएगा। जितने दिन इस मुद्दे को जीवित रखा जाएगा उतना ज्यादा ये बेहतर होते जाएगा ऑपोजिशन के लिए, बिकॉज
ऑपोजिशन फिर ये बोलेगी कि देखिए अब तो पार्लियामेंट भी बायस्ड है, वो हमें रिलीफ नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। आई थिंक इसमें बेहतर ये होगा कि जल्दी से जल्दी इनकी सांसदी रिस्टोर कर दी जाए। और अगर सुयश आप 2013 की ऑर्डिनेंस पे भी कुछ अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा था, ट्रिविया टाइप से है। देखिए 2013 का तो मुझे यही ध्यान आता है कि राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था, और वो ऑर्डिनेंस लालू प्रसाद यादव के लिए जेल जाने का रीजन बन गया था। अगर राहुल गांधी नहीं फाड़ते उस ऑर्डिनेंस को तो लालू प्रसाद यादव शायद उस समय जेल नहीं जाते, एंड राहुल गांधी अगर उस ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ते तो आज हो सकता है राहुल गांधी के विरुद्ध ये सारी कार्यवाही भी नहीं होती। सो आई थिंक लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल फॉर राहुल गांधी, और सारी चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थी, और सबका आज हमें रिजल्ट देखने मिल रहा है। लेकिन लालू यादव को तो जेल जाना पड़ा, उन्होंने पूरी सजा काटी। देखिए क्या पता राहुल गांधी को भी जाना पड़े जेल, यू नेवर नो। अभी तो उनका ट्रायल कोर्ट में ही पेंडिंग है, अभी तो उनका कॉन्विक्शन की अपील ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, फिर हाई कोर्ट आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी, अभी तो बहुत। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो एक तरह से ग्रो किए हैं, जिसमें कि आपको देखने मिलेगा कि इस फैसले के तुरंत बाद एक दिन के अंदर मेरे ख्याल से वो लालू यादव के घर पे गए थे और उन्होंने चंपारनी मटन शायद खिलाया गया उनको, तो वहां पे भी मेल मिलाप हो गया है, अगर पॉलिटिकल एंगल देखना चाहें तो। देखिए राहुल गांधी तो हाँ, लोग तो उनको, मीडिया तो उनको बारे में पता नहीं क्या क्या कहती थी, मैं तो बहुत ज्यादा फॉलो करता नहीं हूँ न्यूज, लेकिन क्या ही बोले अब इस पे। अभी वो चंपारनी चिकन अभी खाने गए थे वो लालू यादव, अच्छा। वो बोल रहे हैं आप शादी कर लो, बोले आप बोल रहे हैं तो कर लेंगे, इस टाइप से भी चल रहा था वहाँ पे। हम आशा करते हैं कि हमारे आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा, और इसमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट करना हो करें इस बारे में, ताकि हमें पता चले आपका फीडबैक। बहुत बहुत धन्यवाद।